जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे सुरक्षा बल 2024-25 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपने सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज के ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे देखो, एक बार नजर करेंगे, ये मेरे वो सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे दारेश्वर बॉय हैं, नंदनी हैं और सृष्टि हैं, सतीश कुमार हैं, अभिषेक भैया हैं, डीके हैं, तुषी चौहान है, अजरुद्दीन भैया हैं, शिवम शाह हैं, योगेश भैया हैं और यहाँ पे गिराज सिंह हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओम बत्ती हैं। सर जी एडमिट कार्ड कब आएंगे आरपीएफ का बता दो प्लीज़। आरपीएफ कांस्टेबल के देखो जनवरी में ना एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं, बस अब मेहनत जारी रखो, रुकना नहीं है ना। और शिल्पी वट्टी हैं, सत्या भैया हैं, सुशीला हैं और अजीत भैया हैं, सुमन चौधरी हैं और यहाँ पे अजरुद्दीन, सत्या, तुषी चौहान, सुनील गुप्ता, संजीव कुमार और सौरभ सिंह और सुमन चौधरी हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कमेंट किया तो पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है मोहम्मद मोइजू कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी सैलरी में 50% कटौती का ऐलान किया है। तो भैया ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो ये करंट का क्वेश्चन है ना, 2023 और 2024 के करंट अफेयर को भी अपना रेडी रखना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, मालदीव ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो सभी का ना स्क्रीनशॉट लेते जाना। और देखो मुझे किसी ने कमेंट किया था, भैया मेरा 2 तारीख को एग्जाम है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है ना। तो मैं आपको बताऊं, आप 30 तारीख को एक बार चेक कर लेना। और क्या होता है ना कि कोई भी एग्जाम हो ना, उसका लगभग 3 दिन पहले पब्लिश करते हैं, है ना। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो 3 दिन पहले से, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, 3 दिन एग्जाम से पहले चेक कर लेना, आ जाएगा। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। तो किस भारतीय शासक का जो राज्य विस्तार है वो भारत से बाहर था। तो यहाँ पे याद रखना भैया, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के जो लास्ट वो था राजा धनानंद, है ना। धनानंद का मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी और अखंड भारत का जो सपना था उसे भी पूरा कर लिया था। तो यहाँ पे याद रखना भैया। और कनिष्क, राजा कनिष्क जो कि कुषाण वंश का राजा था, है ना। संस्थापक में कहने वाला था, वो तो कुजुल कड़फिंसिस था, है ना दोस्त। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आज 50 प्रश्न हैं जो कि हमें 30 मिनट में करने हैं, है ना। तो ये भी याद रखना। और अगर यहाँ पे डिस्प्ले पे लिख के आ रहा हो ऐसे करके जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बताऊँ, आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो एक बार डिस्प्ले पे क्लिक करना। यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आता है ना, उसके साइड में सी करके एक ऑप्शन ऐसे करके आ रहा होगा, इसी पे क्लिक कर देना, ये यहाँ पे लिख के आना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब यहाँ पे बताओ, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है। तो बताओ ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपका सही जवाब सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना SO2, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी पीडीएफ मैं आपको नहीं दे पाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चनों को नोट कर लिया करो। तो क्या दिया है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। बताओ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग है NH हाईवे है 72, है ना, इस पे स्थित है 72 पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, सरकार की मंजूरी के बाद इसरो ने शुक्रयान किस ग्रह की यात्रा के लिए तैयार है। सरकार की मंजूरी के बाद इसरो का शुक्रयान किस ग्रह की यात्रा के लिए तैयार है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो यहाँ पे आपका जब भैया देखो शुक्रयान है ना, तो शुक्र ग्रह के लिए जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चुनना है, सीधी सी बात है। याद रखना भैया, ये शुक्र ग्रह के लिए तैयार है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, सबसे गर्म ग्रह भी होता है ना। ये भी आपको याद रखना है। और बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रहों से संबंधित पूछा जा सकता है। और ये जो मिशन शुक्रयान है ना, ये कब लॉन्च किया जाएगा, ये भी याद रखना 2028 में। इसलिए हो सकता है कि पेपर में आपसे
पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त इस अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। कौन सा फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल चींटी, इसी को आपने चुना होगा, है ना। लाल चींटी में होता है, और जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू के डंक में भी होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बताओ खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में, तो खट्टे फलों में याद रखना साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, साइट्रिक अम्ल। और देखो खट्टे फलों में आपका नींबू भी आ जाएगा, और इसके साथ में संतरा भी आ जाता है ना, संतरा भी आ जाएगा। आप बताओ यहाँ पे सिरका में कौन सा पाया जाता है। सिरका में, तो सिरका में आप यहाँ पे क्या बताओगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है भैया। कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किलोवाट घंटा किसका यूनिट है। बताओ भैया किलोवाट घंटा जो है ये किसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे आप बताओ इसका यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, थोड़ा सा पढ़ने में एरर हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे आप बताना है किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो थर्म होता है ना, थर्म, देखो जो थर्म होता है ना वो किसका यूनिट होता है, ऊष्मा का, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। बताओ भैया पहाड़ों पर जो जल है वो कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना पहाड़ों पर जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, है ना, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा जब पहाड़ों पे जाओ तो सांस फूलने लगती है ना, सांस फूलने लगती है। तो याद रखना सांस फूलने का रीज़न होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन हमें कम मिलती है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है ना। और जितना ऊंचाई पे हाइट पे जाएंगे उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। बताओ भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखना जो आपात उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जर्मनी आपका हो जाएगा राइट आंसर। और देखो यहाँ पे सोवियत संघ से याद रखना वो लिया गया था, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके सोवियत संघ से लिए गए। और दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन लिया गया है ना। तो ये भी आप याद रखना। आयरलैंड से क्या लिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, एक मिनट पेन, हाँ यहाँ पे दिया है नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए बजरंग पूनिया को कितने समय के लिए निलंबित किया है। तो भैया निलंबित कितने समय के लिए बजरंग पूनिया जी को किया गया है नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए। तो यहाँ पे याद रखना भैया 4 साल के लिए किया गया है। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आप नाडा का फुल फॉर्म पता क्या है, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना। कौन सी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। देखो जब भी पढ़ने बैठा करो ना यार, पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपको लिखना पढ़ सकता है। और यहाँ पे देखो दिया गया है निम्नलिखित में से RH फैक्टर संबंधित है। बताओ भैया RH फैक्टर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना भैया ये रक्त से संबंधित है। किससे, रक्त, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा सही जवाब। और इसकी जो खोज करता है वो कौन है, तो याद रखना भैया वो है लैंड स्टीनर। कौन है, लैंड स्टीनर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इन्होंने खोज इसकी कब करी थी, तो ये भी आप याद रखना 1940 में करी थी। तो आप नोट कर लेंगे। और देखो यहाँ पे याद रखना जो वक्र होता है इसका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में रक्त को शुद्ध करता है ना, रक्त को शुद्ध करता है। और साथ में याद रखना जो मूत्र होता है उसका भी निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ दिया है निम्न में से हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। बताओ भैया निम्न में से हाइड्रोजन की जो खोज है वो किसने करी थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपने हेनरी कैवेंडिश को चुना होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। हेनरी
कैवेंडिश आपका सही जवाब हो जाएंगे। इन्होंने इसकी खोज पता है कब करी थी, तो आप नोट कर लो दोस्त, 1766 में करी थी। कब करी थी? 1766 में करी थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? तो रदरफोर्ड ने, याद रखना, उसकी करी थी नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की करी थी। और कब करी थी? तो वो भी आप याद रखना 1772 में करी थी, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की किसने करी थी? तो याद रखना वो सीले ने करी थी, है ना। किसने? सीले ने। और इनके साथ में प्रेंसल थे, ऐसे करके 2-3 नाम थे। हालांकि मैंने जो सीले अभी कल लिख रखा था वो आपको बताया, ठीक है ना। तो आप याद रखना, हो सकता है कि अगर पूछ लिया जाएगा तो आप बता दोगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। देखो रासायनिक नाम आपसे जरूर विटामिन के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और उनसे होने वाली दिक्कतें और वो विटामिन किससे प्राप्त होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लेना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना साइनोकोबालामिन, है ना। साइनोकोबालामिन, ऑप्शन डी यहाँ पे आप अपना राइट आंसर कर देंगे। और देखो यहाँ पे दिया है आपका ये क्या कहते हैं, पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो भैया यहाँ पे याद रखना है ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। और पायरोडॉक्सिन जो है ये कौन सी विटामिन का नाम है? तो याद रखना ये विटामिन 6 का नाम है। और बायोटीन जो है ये विटामिन 7 का नाम है, जिसे आप विटामिन H भी बोलते हो, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है सीसा संचालक सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सीसा संचालक सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? जैसे कि इसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ऐसा समझिए कार की बैटरी में कौन सा जो एसिड है वो यूज होता है, तो क्या बताओगे आप? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। क्या बताओगे? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी बताओगे। तो यहाँ पे भी इसका जवाब यही हो जाएगा, H2SO4, है ना, H2SO4। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 का विषय क्या था? मैंने आपको बताया था कहाँ आयोजित हुआ था, कब आयोजित हुआ था, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, है ना। कल की क्लास जिसने भी देखी होगी वो अभी इसका विषय भी बता देगा, थीम भी बता देगा कि भैया क्या थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा विकसित भारत @2047, मतलब 2047 तक विकसित भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, इसका जो समापन है वो कब हुआ, तो वो याद रखना 27 नवंबर 2024 को हुआ था, है ना। और कहाँ पर? ये नई दिल्ली में हुआ था, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और नोट कर लेना। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना भैया वो होती है बोल सकते हैं श्वसन, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे श्वसन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 17वां क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और बस यही कहूँगा, हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, उन सभी को इस बार 100% सफलता मिलेगी। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। आप मेरे नए पुराने जो भी दोस्त हैं सभी मुझे लाइक वाला बटन दबाते हैं, और जो दोस्त मेरे साथ क्लास को फर्स्ट टाइम देखता है वो मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाता है। और थोड़ी सी यार क्लास को ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करेंगे। मैं बस एक चीज़ आपसे कहूँगा, मैं वैसे भी आपसे कहता हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। बस क्या होता है जो आई एम पॉसिबल होता है ना, इम्पॉसिबल जब लिखोगे तो इनके बीच में सिर्फ एक एक स्पेस दे देना, खुद ही कहेगा आई एम पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल क्या कहेगा, आई एम पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं होता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो है असंभव लगता है, बस इतना सा खेल है। तो बिल्कुल दोस्त, और अब पढ़ाई करने लगे हो तो थोड़ा सा मन लगता है पढ़ाई करने में। और यहाँ पे जो देखो प्रश्न दिया गया है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन सी जीनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीनॉन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो खोज है वो बताओ किसने करी थी? जीनॉन की खोज जो है वो किसने करी थी? तो याद रखना विलियम रैमजे ने करी थी, है ना। रैमजे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रैमजे, ठीक है ना, रैमजे।
और रैमजे ने इसकी खोज जो है वो 1898 में करी थी। हाँ ठीक है, 1898 में करी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक गैस दे रखी है क्लोरीन, है ना, क्लोरीन दे रखी है। मैं बताऊँ ये क्लोरीन जो है ये गैस वायुमंडल का अंग नहीं होती है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बता दोगे कि क्लोरीन जो है ये वायुमंडल का अंग नहीं होती है ना। हीलियम तो कुछ परसेंट पाई जाती है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF किस राज्य में स्थित है, बताओ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है। ये पता क्या करती है, ये रेल के डिब्बों का निर्माण करती है, इसलिए हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये तमिलनाडु के पेरम्बूर में है। कहाँ पर, पेरम्बूर में है, तो ये भी याद रखना तमिलनाडु के। और इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप इसे नोट कर लो। और देखो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, वो कहाँ पड़ता है भैया, कपूरथला पंजाब में पड़ता है ना। और एक कर्नाटक में है, कर्नाटक में कौन सी है, वो है व्हील एंड एक्सल प्लांट, जो कि बेंगलुरु में स्थापित है कर्नाटक के, है ना। तो वो भी आप याद रखेंगे, व्हील एंड एक्सल प्लांट। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है देश की पहली महिला रेल मंत्री निम्न में से कौन बनी थी, बताओ। देश की पहली महिला रेल मंत्री निम्न में से कौन बनी थी। ये प्रश्न देखो आपको नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। और यहाँ पे याद रखना ममता बनर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो याद रखना ये 2 बार बनी थी, एक बार ये 1999 से लेके 2001 तक रही, ठीक है ना। और दोबारा जब ये बनी तो याद रखना ये 2009 से लेके 2011 तक रही, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना 2 बार बनी। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो याद रखना वो थे जान मथाई जी। कौन थे, जान मथाई जी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना राइट आंसर। तो याद रखना भैया यहाँ पे हो जाएंगे वो हमारे विदित रेड्डी जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ के हैं, तो ये याद रखना भैया ये तेलंगाना राज्य के हैं। कहाँ के, तेलंगाना राज्य के हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था भैया इटली में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, तो याद रखना भैया इसका आयोजन जो है वो इटली में हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। देखो सबसे लंबी रेल सुरंग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत इजी इसका आंसर है ऑप्शन ए पीर पंजाल सुरंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे पीर पंजाल सुरंग आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो याद रखना है भैया ये जम्मू कश्मीर में, जीके मतलब जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसकी जो लंबाई है वो 11.215 किलोमीटर है ना। तो 215 मीटर ये याद रखना। तो 11 किलोमीटर और 215 मीटर, और ठीक है ना। तो 11.215 किलोमीटर आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, आपसे हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। यहाँ पे जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है ना, सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो आपकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है वो याद रखना कितनी है, 9.28 हाँ 28 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अटल सुरंग जो है इसकी भी लंबाई याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो ये 9 किलोमीटर 902 किलोमीटर, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। तो 2 मीटर नहीं है, सीधा 9 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। अब इसका आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, बताओ। हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है 30 सितंबर 1932 में हुई थी। कब हुई थी, 30 सितंबर 1932। ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे 30 सितंबर 1932 में, हाँ ये गांधी जी ने किया था ना, गांधी जी, ठीक है ना, इन्होंने किया था। तो ये आप याद रखना, ठीक हो जाएगा आपका जवाब। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो 24 सितंबर 1932 है, इसमें क्या हुआ था, थोड़ा यही देख के मैं कंफ्यूज हो गया था। इसमें पूना समझौता हुआ था। कौन सा? पूना समझौता जो है वो हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो इसके जो ये जो हरिजन सेवक संघ था, इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था, बताओ। ये देखो, ये आपसे हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो आप क्या बताएंगे? घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है, बताओ। निम्नलिखित में से नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? कैसे पता चलता है कि भैया जल जो है वो प्रदूषित है? तो उसमें जो जल में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा होती है ना, उससे घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड से घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से। हाँ ठीक है। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से जल में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्न में से साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? बताओ भैया, निम्न में से साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? याद रखना भैया, 3 फरवरी 1928 को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 फरवरी, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और याद रखना 1930 यहाँ पे दिया है, 1930 में वो हुआ था डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, है ना, नमक सत्याग्रह। तो ये भी आप याद रखेंगे। और 1946 में बताओ क्या हुआ था? 1946 में तो इसमें कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। किसका? कैबिनेट मिशन का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, है ना, जो कि 1920 में चला था। तो बिल्कुल मेरे साथ दोहराया करो, दोहराओगे ना तो चीज़ें एकदम रट जाएंगी। और यहाँ दिया है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताओ, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? ये देखो, एक तो करंट से संबंधित है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने ये प्रश्न आपको ला के दिया। तो यहाँ पे याद रखना भैया, यहाँ पे लेह ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो। और भारत का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, है ना, तो ये इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो याद रखना भैया, सौंदर्य का पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कैलोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैलोलॉजी, ऑप्शन ए, है ना। और कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है? कार्डियोलॉजी तो ये होता है हृदय का अध्ययन। किसका? हृदय का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी किसे बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। तो ये याद रखना, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। किसका? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो ये इसे कहते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी का आपको पता लग गया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? बताओ, श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल है वो कितना होता है? जिसे बोलते हो आप WVC, है ना, WVC। इसका जीवन काल जो है वो 13 से 20 दिन, ऑप्शन ए यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में 13 से 20 दिन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ल्यूकोसाइड, ठीक है ना, ल्यूकोसाइड। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे याद रखना, 20 से 120 दिन किसका होता है? ये भी पूछ लिया जाता है ना, लाल रक्त कण का, जिसे आप बोलते हो RBC। क्या बोलते हो? RBC। अब ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल आप यहाँ पे याद रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। और 10 नवंबर को क्या मनाते हो? 10 नवंबर को तो याद रखना भैया, विश्व विज्ञान दिवस। क्या? विश्व विज्ञान दिवस मनाते हो। और 12 नवंबर को क्या मनाते हो? 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्या मनाते हो? राष्ट्रीय
पक्षी दिवस, है ना। तो ये आप याद रखोगे। 14 नवंबर को क्या मनाते हो, तो विश्व मधुमेह दिवस। क्या, विश्व मधुमेह दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी। ये कल की क्लास का क्वेश्चन है ना। और मैं सभी से चाहता हूँ इसका आंसर, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्त जो भी मुझे फॉलो करते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं मेरे साथ में, वो सभी दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, कबड्डी खेल के मैदान की माप कितनी होती है। कबड्डी खेल के मैदान की माप कितनी होती है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं एक चीज़ आपको बता दूँ दोस्त, देखो यही समय है, मेहनत कर लो, है ना। क्योंकि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, और जो असफलता होती है वो दुनिया का परिचय हमसे करवाती है ना। वो हमें बताती है कि दुनिया कैसी है। अगर हम फेल हो गए तो हमें पता चलेगा कि दुनिया कैसी है, और अगर हम पास हो जाएंगे तो पता चल जाएगा दुनिया को कि हम कैसे हैं। क्योंकि दुनिया जो है वो सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करती है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा, उसका सही जवाब 13 मीटर इंटू 10 मीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, जो 13 मीटर इंटू 10 मीटर हो जाएगा, 16 फीट इंटू 24 फुट, 16 फुट गुणे 24 फुट जो है ये किसका होता है। तो ये याद रखना भैया, ये होता है बॉक्सिंग रिंग का। किसका, जो बॉक्सिंग रिंग होती है ना, उसकी माप होती है। और 28 मीटर इंटू 15 मीटर जो है ये किसका होता है। तो ये याद रखना, जो बास्केटबॉल का मैदान होता है ना, बास्केटबॉल का, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 18 मीटर इंटू 9 मीटर किसका होता है, तो याद रखना ये जो वॉलीबॉल होता है उसके मैदान की माप होती है। और देखो जो कबड्डी के खेल का मैदान, इसके अलावा ना 1-1 मीटर चारों मतलब हर तरफ छुटा रहता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था। बताओ भैया, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र जो है वो कब दिया था। तो अब यहाँ पे क्या बताएंगे, बिल्कुल इजी है यार, 1934 में दिया था। तो 1934 यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये असहयोग चालू किया गया था, यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, ठीक है ना, नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। देखो ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है ना। तो यहाँ पे आप बताओ कि राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि आपका आंसर ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी जी आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, है ना, बाल विकास मंत्री हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। बताओ भैया, देश की पहली रेलगाड़ी है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है, तो वो कौन सी रेलगाड़ी है। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन सी भोपाल एक्सप्रेस हो जाएगा। ये मैंने पहले भी एक बार बताई थी आपको, है ना। सबसे तेज आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, विवेक एक्सप्रेस। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। ये पता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की सफ़र तय करती है, और 4272 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है हमारा कि भारत में रैपिड मेट्रो रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रैपिड मेट्रो रेल परिवहन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और कब हुई थी मतलब कि। तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये शुरुआत कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब हुई थी, तो याद रखना भैया, ये 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी कोलकाता में, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि भारतीय रेल द्वारा संचालित होने वाली देश की एकमात्र मेट्रो यही है, ठीक है ना, जो भारतीय रेलवे द्वारा संचालित होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो भैया बताओ, निम्नलिखित में से बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आपने राइट आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन ए नागपुर में, है ना। ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो
तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना। और देखो यहाँ पे याद रखना जो वाराणसी में आपसे पूछा जा सकता है वो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है ना, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपसे पूछा जा सकता है। नई दिल्ली में याद रखना, नई दिल्ली में तो आपका आईजी है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अहमदाबाद में बताओ, अहमदाबाद में तो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा है ना, सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ वर्ष निम्न में से क्या है। तो भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ वर्ष निम्न में से क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो सबसे पहला जो वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था वो 1911 में हुआ था, है ना। कहाँ से कहाँ तक ये प्रश्न ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान थी, ठीक है ना। तो याद रखना भैया, इलाहाबाद से नैनी के बीच। तो बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा, 1911 में हुआ था और 18 फरवरी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, उनका लेवल जो है थोड़ा अप हो सकता है। तो इसलिए अब इन क्वेश्चनों को छोड़ के बीच में नहीं जाना है, ठीक है ना, पूरा देखना है। यहाँ पे दिया है नेटवर्क रेंडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो नेटवर्क रेंडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो क्या है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी 49वां हो जाएगा। और 2023 में क्या थी, 2023 में 60वीं थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, नोट कर लेना। ये हुआ था 22 जनवरी 2015 को। कब हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक सुकन्या समृद्धि योजना वो भी 2015 में स्टार्ट हुई थी, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और पीएम जनधन योजना है ना 2014 में हुई थी, पीएम जनधन योजना। तो जनधन योजना को भी आप याद रखेंगे 2014 में। और 2016 में देखो वो आपका नोटबंदी जो हुई थी, विमुद्रीकरण, है ना, पुराने नोटों को बंद करके नए नोटों को चलाए जाना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण। तो ये 2016 में हुआ था। 2017 में आपका जीएसटी लागू हुआ था, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जितने भी ये वर्ष है ना इंपॉर्टेंट है, एक बार इनमें देख लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेना और उसे पढ़ के जाना है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, देखो करो इसका राइट आंसर, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप तुक्का भी कर सकते हैं लेकिन आंसर आपको करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एपीकल्चर जो है ये तो आपको पता ही होगा भैया, मधुमक्खी पालन, है ना, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। विटीकल्चर ये भी आपको पता होगा कि विटीकल्चर किसे कहते हैं। तो विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती को कहते हैं, है ना, अंगूर की कृषि को कहते हैं। तो ऐसे याद रखना। वर्मी कल्चर जो है तो वर्मी कल्चर बोलते हैं केंचुआ पालन को, किसे, केंचुआ पालन को। और देखो केंचुआ जो होता है ये द्विलिंगी होता है ना, ये भी आप याद रखना, द्विलिंगी होता है। मैंने उस दिन आपको बताया था तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। और इसे वर्मी कल्चर कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। देखो 40वां क्वेश्चन है और मैं ना यहाँ पे आपको सिर्फ इतना कहूँगा, मोटिवेट करूँगा कि दोस्त सफलता का मुख्य आधार पता क्या है, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, है ना। और अगर आप सबसे छोटी चीज़ को ले लो जो कि होती है चींटी, क्या होती है, चींटी होती है ना, चींटी को ले लो। चींटी देखना कभी भी दोस्त अगर जा रही होंगी तो अपने टारगेट पे सब लाइन से ऐसे जा रही होंगी, है ना। आप यहाँ पे खड़े रहो कुछ भी करो, आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। इसे क्या, विल पावर, है ना, कितना तगड़ा है, आपको ध्यान नहीं देंगे। अगर आप उंगली ऐसे बीच में कर देंगे तो वो उंगली पे चढ़ के निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें अगर यहाँ जाना है, बीच में अगर पहाड़ भी है ना तो वो उसे भी क्रॉस करके जाएंगी यहाँ तक, है ना। लास्ट क्या है, या तो उन्हें मार दो लेकिन रोक नहीं सकते। तो बस यही वाला एटीट्यूड यार होना चाहिए कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, कौन सी, ओजोन परत। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल देखो यहाँ पे याद रखना भैया, वो हो जाएगा आपका समताप मंडल,
है ना, समताप मंडल ऑप्शन ए। और देखो समताप मंडल में आपके वायुयान भी उड़ा करते हैं। और ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचा रही है, तो वो कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जिसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं, जो कि मैंने उस दिन आपको बताया ही था। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यहाँ पे जितने दिए हैं उनमें याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा जो है वो एंजिल जलप्रपात है। ऑप्शन सी यहाँ पे एंजिल जलप्रपात क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, वेनेजुला में। कहाँ पर, वेनेजुला में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है, चित्रकूट। तो चित्रकूट जो है ये आपका पड़ता है भारत में, है ना। और ये पता क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारत में सबसे चौड़ा जलप्रपात है ना। और कुंचिकल जो है ये भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो एंजिल जलप्रपात की अगर बात की थी तो इसका मैं आपको ऊंचाई भी बता दूं, इसकी 979 मीटर है। कितनी, 979 मीटर, जिसे आप बोल सकते हो लगभग कुछ कम 1 किलोमीटर, है ना। 1000 मीटर होते हैं तो बस कुछ कम 1 किलोमीटर। तो ऐसे ट्रिक से याद रखना। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से स्वांगला जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बताओ स्वांगला जनजाति कहाँ पाई जाती है। भारत में प्रमुख जनजातियाँ एक बार चेक कर लेना गूगल पे, है ना। अगर कोई किताब हो तो किताब में देख लेना। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे याद रखना भैया, हिमाचल प्रदेश में ये स्वांगला जनजाति पाई जाती है। और ये देखो मणिपुर में वो पाई जाती है, मैंने उस दिन बताया था आपको, कुकी जनजाति, है ना, कुकी जनजाति बताया था। मेघालय में बताओ, मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गारो, है ना, गारो, खासो। और देखो असम, है ना, तो असम में कौन सी पाई जाती है, बोडो, वोडो पाई जाती है यहाँ पे असम में भी। और नागालैंड में भी पाई जाती है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। बताओ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल याद रखना अनुच्छेद 21 का, है ना, अनुच्छेद 21 का। और 22 में तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 19 में पत्रकार लोगों को बोलने की स्वतंत्रता एवं भीड़ को इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये सब दिया गया है। अगर आपसे भाग पूछेगा तो भाग भी याद रखना, भाग भी 4 का है ना। जो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का में तो है ही, भाग भी 4 का है। और ये देखो आपकी कितने टोटल 11 हैं, जिसमें से 10 जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और जो 11वां था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं बता दूं, अगर क्लास में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में स्किप करने वाले प्रश्न आते हैं, लेकिन हमें स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे खाली स्थान दिया है, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता की मान्यता में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, या फिर मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न ना पूछा भी जा चुका है। ये आरआरबी के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे याद रखना मनोरमा ठक्कर पुरस्कार, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, राज्यसभा में कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो भैया कितने चुने जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आप याद रखना जो राइट आंसर है वो आपका 238 सदस्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अधिकतम जो है वो 250 सीमा है ना, कितना, 250। तो ये अधिकतम याद रखना। और यहाँ पे जो चुने जाते हैं वो 238 चुने जाते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना, अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है। कौन सी आवास योजना, अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है। भैया वो कौन सा राज्य है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखना वो राज्य है झारखंड, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, समय की मूल इकाई क्या है। समय की मूल इकाई क्या है, तो प्रश्न का जो जवाब है उसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, सेकंड, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब। और अगर वैसे रियल लाइफ में अगर पूछा जाए कि समय की मूल इकाई क्या है, तो आप क्या कहोगे। मेरे हिसाब से तो स्ट्रगल है। जो बंदा स्ट्रगल करता है उसका समय एक बार विरोध तो करता
ये तो निश्चित है। जब आप स्टार्टअप करेंगे ना, तो ये नियति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि वो आपको इतना तोड़ेगी, इतना मरोड़ेगी, इतना तोड़ेगी, इतना दुख करेगी, इतना परेशान करेगी कि आप किसी न किसी तरीके से रास्ते से हट जाएं। क्योंकि वो जो आपको देने वाली होती है ना, जो आपकी मेहनत के बदले आपको मिलने वाला होता है, उसके लिए पहले चेक किया जाता है कि तुम हो भी उस लायक या नहीं, है ना। और जो टिका रहता है वो एक बार सफलता की शिखर पे पहुंचता जरूर है, इस बात को ध्यान रखना। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, किस भारतीय ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता है। तो किस भारतीय ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से डिजिटल शक्ति 4.0 जारीकर्ता कौन है। बताओ, निम्नलिखित में से डिजिटल शक्ति 4.0 जारीकर्ता कौन है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे दिया है कि भारत का पहला बायोमास संयंत्र किस राज्य में लगाया जाएगा। भारत का पहला बायोमास संयंत्र किस राज्य में लगाया जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, मध्य प्रदेश के खंडवा में लगाया जाएगा। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के खंडवा में लगाया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। और आज की क्लास में आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे दोस्त SI की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, अब समय आपके लिए बिल्कुल नहीं बचा है, बस मेहनत, वो भी रात दिन, है ना। और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी एक बार। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।